नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। मैं उसी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही सामने बेहद कढ़ाईदार खूबसूरत मेहरून शेरवानी पहने दूल्हे के मुंह से ये शब्द निकले। सब हैरानी, गुस्से और खुशी से मिश्रित भावों से उसकी तरफ देखने लगे। हाँ, ये बात अलग है कि हैरानी और गुस्सा लड़के वालों को थी और खुशी लड़की वालों को। ठीक उसके सामने खड़े दुल्हन के पिताजी, जिन्होंने अपने हाथ में अपने सिर की पगड़ी ली हुई थी और शायद वह दूल्हे के पैरों में रखने ही जा रहे थे, जैसे उनकी सांस में सांस आई। बेटा, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाथ जोड़ लिए और उन्होंने, ये मैं आपके लिए नहीं, अपने खानदान की इज्जत के लिए कर रहा हूँ। दूल्हे की एक्सप्रेशन लेस आवाज़ आई, बेटा क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है ना? ऐसे कैसे उससे शादी कर सकते हो? हम मंजूर नहीं करेंगे। वहाँ मौजूद लोगों में से एक औरत दूल्हे के करीब आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, ताई जी, युग कमफल कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करता। गलती मेरी थी तो सज़ा भी मुझे ही मिलेगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। कोई इस बारे में अब कुछ नहीं कहेगा। हाँ, उसकी आवाज़ में एक दर्द था जो शायद सब महसूस कर रहे थे। उसकी इस हालत से कोई भी अनजान नहीं था, ना हो लड़के वाले और ना ही लड़की वाले। शादी की खुशियाँ भरा घर था, आमतौर से वैसे ही जैसे कोई भी शादी वाला घर होता है। बाहर ढोल नगाड़े सभी तो बज रहे थे। लड़के के दोस्त, लड़के के रिश्तेदार, बहनें, कजिन्स खूब जोर जोर से बाहर नाच रहे थे। पर यहाँ हॉल में एक मातमी सन्नाटा छाया हुआ था, कुछ देर पहले तक। हाँ, वह बात अलग है कि अब कुछ कुछ राहत भरी सांस आने की इस हाल में गिनती के चंद लोग ही मौजूद थे। दूल्हे के सामने दुल्हन के माता पिता अब अपराधी की भांति सर झुकाए खड़े थे। तभी एक जोड़ी थोड़ी बुजुर्ग आवाज़, अब तो योग ने हाँ कर दी। मेरा मतलब है अब तो सब ठीक हो गया है, तो क्यों ना अब शादी की रस्में निभाई जाएं। जी भाई साहब, दुल्हन के पिताजी जल्दी से बोले और अपने साथ खड़ी पत्नी को कुछ इशारा किया। दूल्हा बिना किसी भाव के मंडप के समीप बैठ गया। बाहर गुफर शुरू हो गई। आखिर इतनी देर से लड़के वाले और लड़की वालों के यहाँ के खास लोग विवाह स्थल पर नजर जो नहीं आ रहे थे। वैसे भी लोगों को बातें बनाने में समय ही कितना लगता है, लेकिन पंडित जी के मंत्र उच्चारण की आवाज़ सुनते ही सब लोग कौतूहल से मंडप की तरफ देखने लगे। युग मल्होत्रा, यानी कि डॉक्टर युग मल्होत्रा, बहुत बड़े डॉक्टर, इतनी छोटी सी उम्र में जाने माने डॉक्टरी की डिग्री मिल गई है। आज युग की बारात आई थी यहाँ लखनऊ जैसे महानगर में। युग मल्होत्रा 28 साल की उम्र में ही MBBS की बड़ी डिग्री हासिल कर चुका है। मशहूर डॉक्टर है अपने शहर के। डील डौल ऐसा है कि अगर डॉक्टर नहीं होता तो अब जरूर कोई मशहूर फिल्मी एक्टर होता। ऊपर से उसकी काली आंखें, घनी पलकें जो बिल्कुल आकार में ढली हुई थीं। इंडिया से बाहर लेकर विदेशी जाने वाली कितनी लड़कियां मरी मिटी होंगी। आज इसी युग की शादी हो रही थी, पर इस शादी में वह खुशी या वह उल्लास क्यों नजर नहीं आ रहा था। सामने से लाल जोड़े में लिपटी माही एक एक कदम रखते हुए नीचे आ रही थी। उसके आते ही माहौल में एक बार फिर से गुफगुफाहट शुरू हो गई। माही यानी हमारी दुल्हन पल के नीचे झुकाए गुम्फों से अग्नि के सामने आकर बैठ गई। पंडित जी ने मंत्र शुरू कर दिए। वर अब वधू को मंगल सूत्र पहनाए। दूल्हे ने एक बार अपने सामने रख थाल में मंगलसूत्र पर नजर डाली, गहरी सांस ली और रोबोट की भांति दुल्हन के गले में मंगलसूत्र पहना दिया। दुल्हन की आंखें अभी अभी भी झुकी हुई थीं।
शादी संपन्न हुई। जाकर सभी बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। पंडित जी ने जैसे ही कहा दोनों अपनी जगह से उठे। हाँ, एक बार इतने भारी भरकम लहंगे की पहनी हुई दुल्हन खड़े होने में थोड़ा लड़खड़ाई, लेकिन उसने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया। सबसे आशीर्वाद लेने के बाद दूल्हे के भाई बहन सबने हंसी मजाक शुरू कर दिया, लेकिन इस बीच माही की निगाहें एक बार भी ऊपर नहीं उठीं और थोड़ी देर बाद विदाई की तैयारी शुरू हो गई थी। बिट्टू, अब हमारे परिवार की मान और इज्जत तेरे ही हाथों में है। उम्मीद है कि तू हमारे चेहरे पर कोई कालिख नहीं लगने देगी। दुल्हन के पिताजी ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। इस समय उनकी और दुल्हन दोनों की ही आंखें बहुत ज़्यादा पनीली थीं। वह शायद कुछ कहने की हालत में नहीं थी, बस चुपचाप फिर हिला दिया। बेटा, मुझे पता है तू कभी भी मेरी इज्जत पर आँच नहीं आने देगी। अब वही तेरा घर है। जैसे ही उन्होंने कहा दुल्हन अपने पिताजी के सीने से लगकर बिलख पड़ी। कितनी देर तक वो अपने सीने से लगाए सिर पर हाथ फिराते रहे। अब वह दुल्हन, जिसका चेहरा अभी भी बड़े से घूंघट में छिपा हुआ था, अपने पापा के पीछे खड़ी अपनी मम्मी की तरफ गई। उन्होंने हल्का सा उसे सीने से लगाया। खुश रहो, बेहद छोटा सा आशीर्वाद दिया उन्होंने। वो हाथ जोड़कर आगे बढ़ी कि उसके चाचा, ताई, भाई वाली बहनों ने उसे घेर लिया और सबसे पिता लेकर वह सदे कदमों से धीरे धीरे बाहर आ गई, क्योंकि दूल्हा अपने पैतृक नगर से काफ़ी दूर बारात लेकर आया हुआ था। उसकी तरफ से कुछ लोग तो थे ही। एक बार फिर अपने पिताजी के सीने से लग गई और नम आँखों से अपने घर की तरफ देखा। इसी 2 मंजिला मकान में तो उसका सारा बचपन गुजरा था। उसे ऐसे लगा कि छोटी सी बिट्टू ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर फुदक रही है। चेहरे पर हल्की सी हंसी खिलखिला दी और हाथ हिलाते हुए वह जाकर गाड़ी में बैठ गई। अभी भी घूंघट उसके चेहरे पर ही था। गाड़ी में युग के साथ 2 लोग और थे। उनमें से एक लड़के को तो दुल्हन पहचान गई। वह युग जी के छोटे भाई राघव थे। 1-2 बार सुना था इसके बारे में। साथ में एक उसी की लगभग उम्र की लड़की भी बैठी थी। इतना तो खैर वह युग जी के परिवार के बारे में नहीं जानती थी। फिलहाल वह सोचने की हालत में नहीं थी। गाड़ी में दरवाजे वाली साइड में सिमट कर बैठ गई। उसके साथ वाली सीट पर वह लड़की बैठी थी और उस लड़की की साइड में युग। एक बार गाड़ियों का काफिला चल पड़ा। थकी हुई वह मन में और तन से भी पीछे 3-4 दिनों से क्या कितने ही दिनों से भागी दौड़ी में लगी थी। कभी शॉपिंग, कभी घर को देखना, कभी किचन। थकान तो लाजमी ही थी। कुछ ही देर में खिड़की पर सर टिकाकर उसने पलकें झपकीं और जाने कब वह गहरी नींद में सो गई। तुम चाय लोगी? इस आवाज़ को सुनते ही वह नींद से जागी। भूल गई थी कि वह कहाँ है और किस स्थिति में है। काकी, इस समय कौन चाय पीता है? विंध्यानी ने वह बोली। तुमने कुछ कहा? जैसे ही फिर से आवाज़ आई, वह जल्दी से सावधान की मुद्रा में बैठ गई। जैसे ही आसपास देखा तो उसे ध्यान आया कि वह तो दुल्हन है, नई बनी दुल्हन, जो कुछ चंद घंटे पहले ही किसी की दुल्हन बनी थी। गाड़ी में सिर्फ वह और उसके साथ वह लड़की थी। वहीं उसे चाय के लिए पूछ रही थी। उसने आसपास देखा। युग जी और राघव थोड़ी दूर रेस्टोरेंट में चाय वाले के पास खड़े थे। उसने धीरे से ना करके सिर हिला दिया। इस वक्त कैसे कुछ पिया जा सकता है जब मन इतना अजीब सी स्थिति में डोल रहा हो? पी लो, तुमको अच्छा लगेगा। फिर से उस लड़की की आवाज़ आई। उसे तो ये भी नहीं पता था कि ससुराल में जाकर कैसे
क्या करना होता है, बस धीरे से सिर हिला दिया। लड़की ने कहा, वहीं से राघव को आवाज़ दी, राघव भाभी के लिए चाय ले आ। भाभी कान में आवाज़ आते ही उसकी आंखें मूंद गईं। कितना कुछ हो गया पिछले कुछ घंटों में उसके साथ। कितनी खुश थी वह इस शादी को लेकर, कितना उमंग और उत्साह था। एक एक चीज़ उसने कितने सोच समझ कर खरीदी थी। लखनऊ की किस दुकान की उसके चक्कर नहीं काटे थे। और योग जी वे भी तो कितने ज़्यादा खुश थे। रात दिन फ़ोन ही फ़ोन, कितनी बातें करते थे। और अब कितना कुछ बदल गया है। एक बार नज़र सामने खड़े योगो के ऊपर चली गई, जो उसकी तरफ पीठ किए हुए चाय पी रहा था। तब तक राघव चाय लेकर आ गया। उसकी चाय उसने घूंघट के अंदर ही धीरे से कहा, थैंक यू, और हाथ आगे करके चाय का कप ले लिया। चाय पीने के बाद एक बार गाड़ी फिर उसकी ससुराल यानी युग जी के घर कानपुर के लिए चल दी। लखनऊ से कानपुर का रास्ता है कितना दूर, कुल जमा 2 घंटे लगे। लेकिन इतनी भारी भरकम लहंगे में थकान होना स्वाभाविक ही था। फिर सब कुछ इस तरह से होगा उसने भला कहाँ सोचा होगा। एक बार फिर गाड़ी में शांति छा गई। वह तो अच्छा हुआ कि ड्राइवर ने म्यूजिक चला दिया, तो गाड़ी का नीरव माहौल ज़्यादा बेचैन नहीं रहा था। और योग तो बिल्कुल खामोश बैठा था। बीच में उसके मोबाइल की नोटिफिकेशन की आवाज़ आती है। थककर उसने मोबाइल साइलेंट पर कर दिया और सीट से सिर टिकाकर आंख बंद करके बैठ गया। विदा लेकर दूल्हे की गाड़ी कानपुर की तरफ पहुंची। दुल्हन अभी खिड़की से सर टिकाए सो रही थी, तभी युग की आवाज़ आई, ईफा दी, इन्हें उठा दीजिए, घर आने वाला है। ईफा बेहद दुल्हन को उठाया। अपने ऊपर स्पर्श महसूस करते ही वह चौंक गई। हाँ, यूं अचानक चौंक कर उठने और गाड़ी की तेज स्पीड की वजह से उसका सर गाड़ी की साइड में टकराया। आराम से, अभी घर नहीं आया है, लगी तो नहीं। ईफा दी की आवाज़ में अपनापन था। वह जल्दी से ना करके फिर हिला देती हैं। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी एक बड़े से घर के आगे रुकती है। पीछे पीछे 2-3 गाड़ियां और थीं। 1-2 गाड़ियां पहले ही पहुंच चुकी थीं। जैसे नई बहू का स्वागत किया जाता है, वैसे ही सब कुछ किया गया। हाँ, वह बात अलग है कि सबके चेहरे पर एक उदासी थी, ना कोई खुशी ना ही कोई उमंग। बहू लोटे में रखे चावल गिराकर रोली के थाल में पैर रखकर अपनी छाप छोड़ते हुए अंदर आ गई। वह चुपचाप ऐसे करते हुए अंदर आ गई, अभी कुछ रस्में, उसके बाद तुम चेंज करना। फिर से एक आवाज़ आई, अभी तक घूंघट वैसा ही है। वैसे भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी भी सिर पर पल्ला और घूंघट लेने का कुछ जगहों पर रिवाज है। उसने अपने घर और परिवार में घर की कुछ महिलाओं को ऐसे देखा था, जो उसे कुछ अजीब या अलग भी नहीं लग रहा था। वह सिर हिला देती है। धीरे धीरे रस्में होना शुरू होती हैं। छोटी बहू बस अंगूठी खोजने वाली रस्म के बाद बहू को आराम करने देते हैं। कंगना खुलाई की रस्म तो हो ही नहीं पाएगी। एक भारी भरकम की आवाज़ आई, क्यों अम्मा? ईफा दीदी ने उसकी तरफ मुड़कर पूछा। अरे, बहू को कंगना बंधा ही कहाँ है? उसके व्यंग भरी आवाज़ सुनकर माही की आंखें पल भर को बंद हो गईं। लेकिन वह करती भी तो क्या करती। खैर, इसी तरह से सारी रस्म और रिवाज निपटा। जीजी अब खाना लगा देते हैं, फिर सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम कर लेंगे, किसी और महिला ने कहा। हाँ हाँ, ठीक है, कह रही हूँ, पहले वाली महिला की आवाज़ आई। आवाज़ से माही ये तो अंदाज़ा लगा ही चुकी थी कि वह उसकी सासू माँ ही हैं, क्योंकि सबसे पहली रस्म भी उन्होंने ही करवाई थी। ठीक से देखा तो नहीं,
पर इतना तो कोई भी महसूस कर सकता है। सब लोग यहाँ वहाँ हो गए। नई नवेली दुल्हन भी नीचे एक छोटे से कमरे में बैठा दिया गया। उसका घूंघट अभी तक यूं ही ढका हुआ था। वो उस कमरे में बैठी हुई घुमड़ी सी बन गई थी। दोनों घुटनों पर अपने दोनों हाथ रख कर सिर टिकाए नीचे सोच रही थी। कितना कुछ बदल गया कुछ ही घंटों में। आंसू आने लगे। अभी उसे कुछ हाँ धुंधला सा दिखाई दिया। गहरी सांस लेकर अपनी आंखों से चश्मा उतारा। धीमे से अपनी चुनरी से साफ कर लिया और वापस लगा लिया। बेशक चश्मा का कांच पर लगा धुंधलापन हट गया था, पर उसकी जिंदगी को बिना मतलब के धूमिल हो गई थी। पर ये सब तो उसकी किस्मत में ही नहीं है। तभी उसके दिल ने आवाज़ आई, तुम कुछ खा लो, फिर तुम्हें युग के कमरे में छोड़ कर आना है। युगजी का कमरा सुनते ही उसकी धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज हो गईं। हाँ, तुम्हें पहले ही समझ रही हूँ। काफ़ी कर्कश थी सामने वाली आवाज़, क्योंकि उसकी अपनी सास की आवाज़ तो बड़ी मीठी सी लग रही थी। देखो बहुरिया, मैं पहले ही समझा रही हूँ, मैं युग को ताई हूँ। उसकी खुशी हमारे लिए सबसे पहले है। उसकी खुशी की वजह से ही हम उससे भी शादी के लिए तैयार हुए थे। तुम समझ नहीं रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। माना तुमसे ब्याह हो गया है, पर अगर मेरे लाल को खुशी नहीं हुई ना, ये तुम्हारी वजह से उसे जरा भी दुख पहुँचा, तो हम बताए दे रहे हैं। ताई जी ने सीधी सीधी सी धमकी दे दी थी। वह अंदर ही अंदर कांप गई। क्या सबका व्यवहार ऐसा ही होगा? चलो पहले कुछ खा लो। अब उसकी भूख तो मिट चुकी थी। वैसे भी उसने कहाँ खाया था कुछ भी, और ऊपर से यहाँ ताई जी भी सामने ही खड़ी थीं कि तभी पीछे से आवाज़ आई, आप अम्मा, आप भी ना, आप जाकर चाची के साथ काम करवाओ, यहाँ हम खिला देते हैं इन्हें। समझ गई वह ईफा दीदी की आवाज़ थी। कुछ राहत सी आई उसे। मैं हूँ तो सही, ताई जी ने फिर तेज आवाज़ में कहा। ओ हमारी प्यारी अम्मा, तुम भी ना जाओ ना। पता नहीं अपने ससुराल में भी ये लड़की क्या ऐसे ही चपक चपक करती रहती। आने दे दामाद जी को। अम्मा बाद में आप बैठना, अपने दामाद से खूब सारी शिकायत कर देना, पर अब हमें नई नई भाभी को खाना तो खिलाने दो। ईफा दी हंसने लगी थी। इतनी इस तरह की हंसी खुली वाले बातें सुनकर माही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वह भी ऐसे ही फुदकती रहती थी अपने घर में। जानती हूँ सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ, पर तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। थोड़े दिन तो लगेंगे ना सबको नॉर्मल होते हुए। अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो तबीयत ठीक नहीं रहेगी। अभी तो युग भी परेशान है, इसीलिए तुम्हें खुद ही खुद को संभालना पड़ेगा। ईफा दी बहुत अच्छे प्यार से उसको समझाने लगी। जब उसने खाने के लिए मना किया, जाने उसकी बातों में क्या जादू था कि उसने चुपचाप एक और तोड़ लिया। अच्छा, अब तुम यहाँ थोड़ी देर आराम करो, मैं बाहर का देख लेती हूँ। वैसे भी तुम्हारे नंदोई जी ना एक मिनट भी मुझे सामने नहीं देखेंगे तो शोर मचाने लगेंगे। वैसे उनकी गलती नहीं है, चाहे अपने घर में बीवी कहीं भी रहे, पर ससुराल में आकर उन्हें अपना रुतबा भी तो दिखाना होता है। ईफा दी फिर हंसते हुए बोली। हल्का सा मुस्कुरा दी वो। यह सब बातें, नाते रिश्ते उसके लिए कितने नए नए थे। कभी उसने इन सब बातों के बारे में सोचा ही नहीं था। ये तो बस अपनी पढ़ाई कॉलेज में इसी तरह लगी रहती थी। उसके जाने के बाद एक बार फिर वह कमरा सुनसान सा लगने लगा। उसे यूं ही बेड से सिर टिका लिया। नींद तो आंखों में मानो गायब हो चुकी थी। धीमे से चुनरी थोड़ी सी सरकाई। बेशक ये कमरा छोटा था, पर काफ़ी शानदार था।
उसने उसके मुँह से कई बार युग जी और उसके परिवार के बारे में सुना था। यूं ही कमरे को देखते हुए, अपने विचारों के मंथन में गोता लगाते हुए उसकी आंखें मूंद गईं। जाने कब तक यूं ही सोई रही और कमरे में अचानक आवाज़ से वो हड़बड़ा कर उठी। बहू चलो। एक बार फिर ताई जी के सामने थीं। उनको देखते ही उसकी एक बार भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई भी सवाल करें। अपना घूंघट ठीक किया और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। ये हमारे युग का कमरा है और देखो किस्मत अब तुम्हारा भी हो गया है। ताई जी फिर अजीब सी आवाज़ आई। तुमने तो कभी सोचा ही नहीं होगा कि युग जैसा सुंदर लड़का तुमसे ब्याहेगी। वह खड़ी खड़ी सुनती रही और पीछे से उसकी सासू माँ की आवाज़ आई, जीजी बहू बहुत थक गई होगी, इसे आराम करने दो। और धीरे से उसके पास आई और बहुत आराम आराम से कहा, जाओ आराम कर लो। सब लोग चले गए हैं, पर माही की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कमरे में कदम रखने की। भला कैसे रखे वो कदम? एक झिझक, एक सीमा रेखा जो थी, पर यहाँ खड़ी भी तो नहीं रह सकती थी। अभी घर भी मेहमानों से भरा हुआ था और सच्ची बताऊं, अब तो उसे थकान भी बहुत हो रही थी। कम से कम नींद आ जाएगी तो इन कुछ घंटों में जो कुछ हुआ, कुछ समय के लिए ही सही भूल तो जाएगी। हिचकते और सहमते हुए एक एक कदम लेते हुए वह अंदर गई। कमरा बेहद बड़ा था, हालांकि था तो पुराने टाइप का। कानपुर में ये पुराने हिस्से में बना हुआ मकान था। कानपुर का इस हिस्से के घर आज भी पुराने स्टाइल के ही बने होते हैं। एक बार फिर दिमाग में कुछ कौंध गया क्या, इसीलिए लेकिन सर झपटक धीरे धीरे एक एक कदम लेते हुए वह पलंग की तरफ गई। पलंग वैसा ही सजा हुआ था जैसे आमतौर शादी पर बाद में पहली रात के लिए घर वाले तैयार करवाते हैं, और उसने किसी की पिक्चरों में देखा था और कितने ही नॉवेल्स में पढ़ा था। तो आगे की कहानी हम कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।